हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 25.2 केसीसी ना क्लास 12। बट एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरीज देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग दो लॉ देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके बाद हम लोग सेक्शन फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पोजीशन वेक्टर भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग पहला देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना, कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या, पहले इस बात को हम लोग देखते हैं। देखो, अगर हमने एक वेक्टर लिया जिसका नाम है ए बी, ठीक है, और ये वेक्टर मैंने स्मॉल ए वेक्टर नाम दे दिया इसका, ठीक है। और एक और वेक्टर लिया हमने बी सी वेक्टर, ठीक है। क्या ले लिया हमने? बी सी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर, ठीक है। और इसका नाम दिया हमने बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करते हुए है। देखो, ए से बी और फिर बी से सी की ओर, तो एक दूसरे को ये फॉलो करते हुए है। तो जो तीसरा वेक्टर होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये बताएगा किसको? इन दोनों वेक्टर के एडिशन को बताएगा, या फिर आप कह सकते हो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगा। एडिशन बोल लो, यहाँ पर रिजल्टेंट बोल लो, दोनों एक ही बात है। ए और बी का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है, क्या बन जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो यही क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ये किसके बराबर आया? ए सी वेक्टर के, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, ए टू बी और बी टू सी ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए, और देखो इसका एरो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये बताता है किसको? इन दोनों वेक्टर के सम को बताता है, यानी कि रिजल्टेंट बताता है। अच्छा, तो आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि मान लो कि अगर ये कोई ए बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये ए बी वेक्टर है, तो अगर मैंने उल्टा नाम दे दिया कि बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर अगर हम बोलेंगे तो आगे हमें माइनस देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको पहले से पता है। अच्छा, तो हमने ये सोचा कि क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या ए माइनस बी वेक्टर दिखा सकते हैं इसमें? तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे दिखा पाएंगे ए माइनस बी वेक्टर को। तो ए माइनस बी वेक्टर दिखाने के लिए जो हमारा बी वेक्टर है, ये जो हमारा बी वेक्टर है, इसका निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका निगेटिव किधर होगा? इसका निगेटिव इसके पीछे होगा, ठीक है। जैसे मैं इसी फोटो को मैं इस साइड बना के दिखाता हूँ। देखो, अगर मैंने ये ले लिया ए बी वेक्टर और ये हो गया स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है, और इधर दे दिया मैंने बी सी वेक्टर और इसका नाम है बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ए टू सी ये क्या बताएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे a माइनस बी वैक्टर दिखाना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम जोड़ देंगे, a वेक्टर और प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक a वेक्टर लेना चाहिए और b वेक्टर का निगेटिव लेना चाहिए। तो अगर ये b वेक्टर है तो इसका निगेटिव इसके पीछे होगा और इतना ही लेंथ का होगा, ठीक है। तो इतना ही लेंथ का मैंने पीछे खींच दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया मान लो माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो आप देखोगे कि ये देखो ये और ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हम लोग लेंगे इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर और प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं ये किसके बराबर हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को भी हम लोग यहाँ पे दिखा पाए। तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है वो सुनना आप। देखो, अगर मैंने इस ए सी वेक्टर को उठा के इधर कर दिया, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस
BC वेक्टर, इसको उठा के इधर कर दिया तो माइनस ऑफ AC वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मान लो कि हमने ऐसा लिख दिया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और हम लोग ये चाहते हैं AC वेक्टर ना होकर के ये CA वेक्टर हो जाए, तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस ये पहले से तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा CA वेक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि इन तीनों का एडिशन आया 0। तो खास बात क्या है, खास बात ये है कि आप अगर ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा AB फिर BC फिर CA, मतलब AB फिर BC और फिर CA, यानी इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग फोटो के थ्रू दिखाएं, फोटो के थ्रू अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आ जाएगा, मान लो कि ये A है, ये B और ये C है। तो आप देखो पहला AB वेक्टर, तो AB वेक्टर ऐसा हो जाएगा AB वेक्टर, फिर BC वेक्टर, तो ये देखो B से शुरू, और फिर CA वेक्टर, तो सभी एक दूसरे को फॉलो करते हुए हैं, ठीक है। देख लो आप, सभी एक दूसरे को फॉलो करते हुए, अगर सभी एक दूसरे को फॉलो करते हुए हैं तो सबका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब याद आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो AB वेक्टर है, BC वेक्टर है, तो ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये जहाँ पे एंड हुआ है ना, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो दोनों सेम है, ठीक है ना। फिर देखो आप, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग का और लास्ट पॉइंट, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो रिजल्टेंट आता है 0, ठीक है ना। मतलब आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर प्लस, है ना, और प्लस CD वेक्टर और प्लस DA वेक्टर, है ना। तो मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो आप देखोगे क्या कि जहाँ पे इसका टर्मिनल पॉइंट है उसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये दोनों सेम आ रहा है। फिर देखो आप, ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है, और फर्स्ट का और लास्ट का अगर ये सेम है तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 0। इस तरह से आपको याद रखना है। तो यही जो लिखा हुआ ना, यही है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। यानी कि एक से ज़्यादा साइड इसमें आपको मिलेंगे, एक से ज़्यादा वेक्टर मिलेंगे सम में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था कि अगर ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे को फॉलो करते हुए है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा या उन दोनों का एडिशन बताएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम का मैंने ऐसा लिख दिया, आप लोग समझ आना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, तो पैरेललोग्राम आप देखोगे कि इस तरह इसका होता है पैरेललोग्राम, है ना। तो ये है पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक पैरेललोग्राम A B C एंड D, ठीक है। तो अगर मैंने इसको A वेक्टर ले लिया, A वेक्टर, और इसको लिया B वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये है क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस पैरेललोग्राम में अगर ये वाला साइड यानी AB साइड अगर ये A वेक्टर है और ये AD साइड ये B वेक्टर है, तो AC जो डायगोनल होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के रिजल्टेंट को, A वेक्टर प्लस B वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर जरा प्रूफ दिखाओ कि ये कैसे हो गया, ठीक है ना। तो आप देखो प्रूफ कैसे इसका करेंगे हम लोग। इसको प्रूफ करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, देखो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैंने इस AD वेक्टर को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, तो अगर ये B वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, B वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, B वेक्टर। तो ये अगर B वेक्टर है तो ये भी B वेक्टर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसको उठा के मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। शिफ्ट कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है ये फ्री वेक्टर्स है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर फ्री वेक्टर्स है तो उसको आप पैरेलली शिफ्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
तो इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ें और ये चीज़ें एक दूसरे को फॉलो करते हुए, यानी कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करते हुए हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा ये क्या बताएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रूफ। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं आपसे, क्या हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं क्या कि अगर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ये जो दूसरा डायगोनल होगा, ये जो दूसरा डायगोनल होगा ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ये कैसे, तो ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे वो सुनना, आप देख रहे होगे कि ए वेक्टर है ये माइनस बी वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर लिया गया होगा। तो बी वेक्टर किधर है, देख लो ये रहा बी वेक्टर, इसका निगेटिव वेक्टर किधर होगा, तो इसका निगेटिव वेक्टर इधर होगा, इतना ही लेंथ का होगा इसके नीचे, तो इतना ही लेंथ का मैंने इसके नीचे खींच दिया बी वेक्टर, देख लो इतना ही लेंथ का लगभग ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये रहा कौन, माइनस बी वेक्टर, ठीक है, माइनस का बी वेक्टर। अच्छा, तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये वेक्टर ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करते हुए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये मिलेगा इस तरह से, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पैरेलली इसको शिफ्ट करा दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा डी बी वेक्टर है वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन होगा इस साइड, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। अगर हम लोग पॉलीगन लॉ की बात करें, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो ये बहुत ही सिंपल है। पॉलीगन लॉ की बात करें तो मान लो बहुत सारा हम लोग साइड ले लेते हैं इस तरह से, देखो ए बी एक साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा साइड ले लिए हमने, ठीक है। नाम दे दिया हमने ए बी सी डी एंड ई। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि अगर मैंने इसको ए वेक्टर बोला, ए वेक्टर ये हमारा बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर है मान लो, ठीक है ना। तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में एक तीसरा साइड, लास्ट वाला जो साइड होगा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ई वेक्टर। तो ये समझो कि इसका रिजल्टेंट हो गया, सही ना, इन सभी का रिजल्टेंट मतलब इन सभी का एडिशन हो गया ये। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, देखो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ये सभी एक दूसरे को फॉलो करते हुए, सभी एक दूसरे को फॉलो करते, ये क्या है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है ए वैक्टर ये इन सभी के रिजल्टेंट को दिखा रहा है, यानी ए बी वैक्टर प्लस बी सी प्लस सी ए वैक्टर प्लस सी ए सॉरी ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी डी होगा है ना, सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई वैक्टर, ठीक है ना। अच्छा, इसी को अगर हम उठा के इधर कर दे तो ये आ जाएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर और प्लस डी ई वैक्टर और माइनस ए ई वैक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम लोग इसको पलट दें यानी ई ए वैक्टर कर दे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस और ये हो जाएगा प्लस में ई ए वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि देखो जहाँ पे इसका टर्मिनल पॉइंट था और इसका इनिशियल पॉइंट था वो सेम है, इसका टर्मिनल इसका इनिशियल वो दोनों सेम है। फिर देखो ये दोनों ये भी सेम है, यहाँ पे देखो ये भी सेम है, और ये जो फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये आंसर देगा 0। ये हम लोग पहले भी देख चुके थे ट्रायंगल लॉ ऑफ में, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर वेक्टर्स अगर इस तरह से पॉलीगन में है और वो सभी एक दूसरे को अगर फॉलो करते हुए हो गया तो उसका रिजल्टेंट आएगा 0। और अगर ऐसा हुआ सभी एक दूसरे को फॉलो करते हुए है और एक जो लास्ट वाला है वो क्या है उसके अपोजिट में है, तो इसका मतलब वो उन सभी के रिजल्टेंट को बताएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन वेक्टर, जिसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे सेक्शन फार्मूला भी हम लोग प्रूफ करेंगे, सेंट्रॉइड को भी हम लोग देखेंगे, यानी इन सब चीज़ों में हम लोग यूज करेंगे किसको, पोजीशन वेक्टर के, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की।
पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप देखोगे जो भी मैं क्वेश्चंस में जो भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें पोजीशन वेक्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th में, तो मैंने आपको बताया था, हालांकि अभी यूट्यूब पे वीडियो में मैंने नहीं डाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि मैंने ये बताया था आपको कि अगर मान लो कि कोई पॉइंट अगर पी एक्स कॉमा वाई है तो पॉइंट करता क्या है, पॉइंट ये बताता है अपना लोकेशन बता रहा होता है, यानी कि पॉइंट क्या करता है, अपना लोकेशन बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कि एक्स एक्सिस में ओरिजिन से अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट P है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे हम लोग एक्स लेंथ चले हैं, एक्स लेंथ चले, ठीक है, और फिर एक्स एक्सिस से उस एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस से एबव हम लोग कितना लेंथ चले, वाई लेंथ चले, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, पॉइंट P पे पहुँच गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट जो होता है, पॉइंट क्या करता है, लोकेशन बता रहा होता है, ठीक है ना। उसी तरह से वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो पोजीशन बता रहा होता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है कि वो उस पॉइंट का लोकेशन बता रहा होता है कि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर कोई वेक्टर अपना पोजीशन बताता है तो वो है पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ है वो वेक्टर, वही हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग पॉइंट को समझे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी तरह से हम यहाँ पे समझेंगे पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीवी बोलेंगे, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे मान लो कि कोई वेक्टर है, मैंने लिया, कोई वेक्टर लिया हमने, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों का मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब इसमें मैंने डायरेक्शन भी दे दिया, ये डायरेक्शन दे दिया, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है ना, यानी कि एक वेक्टर हो गया। अच्छा, तो अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट किस साइड है, किस डायरेक्शन में है। तो आप देखोगे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस तरह से है, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो ए पॉइंट है वो इस तरफ से डायरेक्टेड है, ठीक है ना। अगर बी की बात करें हम लोग तो ये कुछ इस तरह से होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो वेक्टर होगा ओए वेक्टर जो होगा इसको हम लोग, चलो यहाँ पे हम लोग नाम दे दिए ओए वेक्टर है, इसको यहाँ पे नाम देते हैं, चलो इसको हमने ए वेक्टर मान लिया और इसका नाम दिया बी वेक्टर और इसका नाम दिया मान लो कि सी वेक्टर, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ओए वेक्टर को हमने बी वेक्टर नाम दिया है और ओ बी वेक्टर को हमने सी वेक्टर नाम दिया है, ठीक है ना। नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मैंने नाम ए वेक्टर दे दिया, इसका बी वेक्टर दे दिया तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसका मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ए वेक्टर है इसका मतलब ये हो कि ओए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस ओए वेक्टर को यहाँ पे ए वेक्टर दिखा सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब ए वेक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे पॉइंट जब हम लोग लिखते हैं पॉइंट, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उसका वेक्टर लिखना है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। कैसे, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो वेक्टर होगा उसी को इसको समझेंगे ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर क्या है, बी पॉइंट क्या है, तो बी पॉइंट है बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, तो इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है ये क्या बता रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट बता रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर
प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ बी वैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, ओ बी वैक्टर ऐसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो अब अगर ध्यान से देखो आप, तो इस ओ बी वैक्टर को हम लोग इस ओ ए वैक्टर को उठाकर इधर कर दे तो क्या बन जाएगा, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ऐसा आ जाएगा। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कभी भी अगर हमें ऐसा मिल जाए कि कोई एक वेक्टर मिल जाए, मान लो एम एन वैक्टर, मान लो कोई मिल गया एम एन वैक्टर, और इसे हमें इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे, तो आप देखो यहाँ पे जो ए बी वैक्टर था इसको हमने तोड़ दिया ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर है क्या, ये पोजीशन वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है ना, ओ बी वैक्टर और फिर ओ ए वैक्टर। तो ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना, तो यानी ए बी वैक्टर को हमने उसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये अगर ए बी वैक्टर है तो पहले ओ बी लिखा गया फिर माइनस ओ ए लिखा गया है। उसी तरह से अगर किसी ने पूछा एम एन वैक्टर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओ एन वैक्टर पहले एन वाले के लिए फिर माइनस ओ एम वैक्टर। ठीक है ना, आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे मान लो कि हमने लिखा ए बी वैक्टर, ठीक है ना, तो देखो ए बी जो वैक्टर है तो हम लोग लिखना चाहते हैं ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक है ना, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी का मतलब ये हुआ कि ओ बी वैक्टर का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट यानी बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ठीक है, तो अब देखो अगर हम लोग ए बी वैक्टर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो जब भी इस तरह से लिखा जाएगा तो आप समझ जाना कि ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो वो हो जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर से तो उसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं, और ये जो होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, जो कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मान लो सी डी वैक्टर है और हम इसे पोजीशन वेक्टर में तोड़ना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ओ डी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, पहले ओ डी और फिर माइनस ओ सी वैक्टर। ठीक है, तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, जैसे अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं तो उसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले पे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग पोजीशन वेक्टर समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम किसी पॉइंट को देखते हैं वेक्टर के फॉर्म में तो वो पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है ना, चलिए तो अभी हम लोग आगे बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूले पे। सेक्शन फार्मूला ये हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, सेक्शन फार्मूला दो डिवीजन पढ़ते थे, एक पढ़ते थे इंटरनल डिवीजन और एक पढ़ते थे एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल डिवीजन की। इंटरनल डिवीजन, ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, देखो सेक्शन फार्मूला में होता क्या है, अगर हम लोग क्लास 11 की बात करें तो एक लाइन सेगमेंट होता था, उसको एक तीसरा पॉइंट डिवाइड करता है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर होगा जिसका ए पॉइंट और बी पे यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है ना, यानी कि उन दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। अच्छा, कोई एक तीसरा पॉइंट है जिसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है ना, और वो पॉइंट जो है इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है ना, तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसमें, इंटरनल डिवीजन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment which divide the line segment in given ratio
m/n रेशियो में अगर कोई पॉइंट P डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट को, तो उस पॉइंट P का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इस बात को हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। एक लाइन सेगमेंट ले लिए, चलो मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसका मैंने नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया हमने B, ठीक है ना। और इसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है मान लो B वेक्टर, ठीक है। जब भी ऐसे पॉइंट के फॉर्म में लिखा हो तो आप समझ जाना वो पोजीशन वेक्टर है, मतलब वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, इसको कोई पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा, मान लो पॉइंट P ये रहा, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को मान लो हमने यहाँ पे नाम दे दिया R वेक्टर, मान लो हमने R वेक्टर डाल दिया, तो ये जो R वेक्टर है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट P का। तो यही पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट P है ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बिल्कुल पोजीशन वेक्टर का हम लोग यूज करेंगे। कहीं पे हम लोग ऑरिजिन ले लेते हैं, कि मान लो कि ऑरिजिन मान लो यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑरिजिन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ऑरिजिन है। तो ये जो हमारा A वेक्टर है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप इसको ऑरिजिन पे मिला दें तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, A वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो B वेक्टर इसका क्या मतलब है कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में है ना, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B वेक्टर, ठीक है, ऐसा। ये हो गया OA वेक्टर, ये हो गया OB वेक्टर। ये जो B वेक्टर है ये क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मतलब ऑरिजिन से जो वेक्टर होगा, ठीक है ना, ये मतलब। अच्छा, अब ये जो हमारा R वेक्टर है, R वेक्टर ये भी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, तो इसको भी हम लोग ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो ये रहा हमारा R वेक्टर, ठीक है ना, ये हो गया R वेक्टर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस R वेक्टर की वैल्यू निकालना है इस A वेक्टर, B वेक्टर और mn के टर्म में, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो इस बात को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉइंट P वेक्टर है ये इस AB वेक्टर को, AB वेक्टर m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि AP/PB जो है वो है m/n, ठीक है ना। इसका मतलब ये गिवन हो गया, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि हमारा जो ये AP है, AP/PB, AP/PB ये किसके बराबर हो जाएगा, m/n, इस रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा n इंटू AP वेक्टर, n इंटू AP वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू PB वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, सही है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसे बात करें कि AP जो वेक्टर है, AP वेक्टर हमें पता नहीं है, तो AP वेक्टर को हम लोग इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो बताओ AP वेक्टर क्या होता है, तो AP वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू ये जो PB वेक्टर है, तो इसको पोजीशन वेक्टर में कैसे तोड़ेंगे, तो OB वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे OP वेक्टर क्या है, तो OP वेक्टर की बात करें तो OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू R वेक्टर माइनस OA वेक्टर कितना है, तो OA वेक्टर है A वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू OB वेक्टर क्या है, तो OB वेक्टर है B वेक्टर और माइनस यहाँ पे फिर OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा R वेक्टर, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, इस AP वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में तोड़ा, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, और ये PB वेक्टर को इसके पोजीशन वेक्टर में मैंने तोड़ दिया। अब यहाँ पे जो जिसका वैल्यू है वो रख दी। OP वेक्टर को हम लोग R बोले हैं, R वेक्टर बोले हैं, देखो OP वेक्टर को हम लोग R वेक्टर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे R वेक्टर, OA वेक्टर को हम लोग A वेक्टर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया A वेक्टर, ठीक है ना। उसी तरह से ये चीज़ है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना क्या है, हमें निकालना है ये R वेक्टर, हमें फाइंड आउट करना है। तो R वाले को एक साथ करेंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n इंटू R वेक्टर माइनस n इंटू A वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू B वेक्टर माइनस m इंटू R वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अच्छा, अब इस mr वेक्टर को उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में m इंटू R वेक्टर और ये प्लस में nr वेक्टर, ये पहले से अवेलेबल है। अब इस माइनस na वेक्टर को उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले से m इंटू B वेक्टर और प्लस n इंटू A वेक्टर है। अब हमें निकालना है R वेक्टर, तो यहाँ से देखो आप R वेक्टर ये कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा, m प्लस n बचेगा, इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, ठीक है ना।
हमें निकालना है आर वेक्टर। तो यहाँ से आप देखोगे कि आर वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो आप देखोगे कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था यानी कि P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर निकालना था, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ चुका है, ठीक है ना। तो यही वो पोजीशन वेक्टर है जो AB वेक्टर को m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो वैसा ही फील दे रहा जैसा कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके थे सेक्शन फार्मूला कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इस तरह से पढ़े थे। तो यहाँ देखो m इंटू बी वैक्टर और इधर से n इंटू ए वैक्टर और अपॉन में m प्लस n, ठीक है ना। बस इतना सा है। यानी कि हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर आपको दिखा देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, सेक्शन फार्मूला। अच्छा, अगर मान लो कि ये जो है m और n इक्वल हो जाए, तो जैसे ही m और n इक्वल हो जाएगा यानी ये जो पॉइंट P है वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका स्पेशल केस में क्या लिखेंगे हम लोग कि फॉर मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो उस केस में पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, फॉर मिड पॉइंट m इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो जहाँ भी m है उसके जगह n रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर और डिवाइडेड बाय n प्लस n। क्या किया हमने, m की जगह n रख दिया, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ऊपर से n कॉमन जा रहा था, क्या बचेगा, b वेक्टर प्लस a वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2n। तो ये n से n कट गया, क्या बचेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया r वेक्टर यानी कि मिड पॉइंट आ गया। तो ये क्या है, मिड पॉइंट निकालने का तरीका। मिड पॉइंट बोलने का मतलब मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ चुका है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की, ठीक है ना। ये हम लोग इंटरनल डिवीजन लिए थे, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे। तो ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा फील देगा आपको। यहाँ पे हमें पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन पे। इस बार डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन सेकंड नंबर पे। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि ये ए बी वैक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका बी वेक्टर है, और इसको मान लो कोई पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, है ना। मान लो कि ये है, ये पॉइंट P है, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर R नाम दे दिया, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में, m/n। तो आपको पता होना है कि m/n का रेशियो हम लोग लेते कैसे थे, इस तरह से कि ये हो गया m पार्ट, ये हो गया, ये लेंथ नहीं हुआ, m पार्ट आप बोल सकते हो, ये m पार्ट हो गया, ठीक है ना। और m और n पार्ट ये हुआ, ये हो गया n पार्ट, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट का ये m पार्ट और इसका n पार्ट है। इस पूरे ए बी वैक्टर का ये m पार्ट और इसका इस ए बी वैक्टर का ये n पार्ट है। इस तरह से रेशियो अब मिलता है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके लिए गिवन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन हो जाएगा कि AP बाई BP बोल सकते हो, AP बाई BP इज इक्वल टू m बाई n वैक्टर आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो a वैक्टर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा,
कुछ ऐसा होगा इस साइड, यानी कि ए वेक्टर होगा। अच्छा, ये बी वेक्टर का मतलब ये कुछ ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर की बात करें तो हम लोग कुछ ऐसा होगा, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया आर वेक्टर। ठीक है, ऐसा। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो पॉइंट P है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस ए बी वेक्टर को, तो इस पॉइंट P का हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, मतलब कि आर वेक्टर हमें चाहिए। ठीक है ना, किसके टर्म में, ए वेक्टर, बी वेक्टर और एम एन के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एन इंटू ए पी वैक्टर इज इक्वल टू एम इंटू बी पी वैक्टर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू ए पी वैक्टर को इसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में तोड़ो, तो ये जो हमारा ए पी वैक्टर है, ए पी वैक्टर इसको पोजीशन वेक्टर में कैसे तोड़ेंगे, ओ पी माइनस ओ ए, जो कि मैंने आपको बताया है ओ पी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक है ना, इज इक्वल टू एम इंटू इसको भी पोजीशन वेक्टर में तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ओ पी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ओपी वेक्टर क्या है, तो ये जो ओपी वेक्टर है वो है आर वेक्टर, तो यहाँ पर रख देंगे आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर आ जाएगा, और इज इक्वल टू एम इंटू ओपी वेक्टर मतलब आर वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर यानी कि बी वेक्टर। ठीक है ना, सबका वैल्यू मैंने रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें करना क्या है, हमें आर वेक्टर निकालना है। क्या करना है, आर वेक्टर निकालना है। तो आर वाले को एक साथ कर लेंगे और जो जिसमें आर नहीं है उसको एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो आर वेक्टर कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन दोनों को साथ में कर देते हैं और इन दोनों को साथ में कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस एन आर वैक्टर को उठा के इस साइड कर लेते हैं, या फिर ऐसा करो एम आर को उठा के इधर कर लो, तो यहाँ पे एन इंटू आर वैक्टर है, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो एम इंटू आर वैक्टर हो जाएगा वो भी माइनस में, और इसको उठा के इधर कर देते थे, ये हो जाएगा माइनस एम इंटू बी वैक्टर, और ये उठ के इधर चला जाएगा, तो प्लस में एन इंटू ए वैक्टर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या किए, यहाँ से माइनस कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा जो माइनस में हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन लिए, तो ये माइनस में तो ये बन जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो आपको आर वेक्टर कॉमन जा रहा है, तो आर वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा एम माइनस एन इज इक्वल टू एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर, ये आ गया। हमें निकालना है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ठीक है ना, तो ये आप देखोगे कि पोजीशन वेक्टर आ चुका है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो जो इंटरनल डिवीजन था और एक्सटर्नल डिवीजन था उसमें फ़र्क क्या था, यहाँ पे उसमें इंटरनल में यहाँ पे प्लस था और इसमें एक्सटर्नल में माइनस आया है, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखते थे। ठीक है ना, कि mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n आप देखते थे, तो उसी टाइप का यहाँ पे भी है। यहाँ पे बस क्या है, वहाँ पे आप x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों निकालते थे, यहाँ पे सिर्फ एक हमें पोजीशन वेक्टर निकाल देना है, सिंपल। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। सेंट्रॉइड भी एक पॉइंट होता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सेंट्रॉइड का निकालने के लिए हम लोग पहले ये समझेंगे कि आखिर सेंट्रॉइड होता क्या है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि मीडियन क्या होता है। देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल में मान लो ये ए है और ये बी और ये सी है, तो ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग मीडियन बोलते हैं। ये क्या है, हमारा मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन होता है ट्रायंगल है किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन तीन हो सकता है, एक तो ए वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में डाला गया, एक बी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड में डाला जा सकता है। तो बी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में डालेंगे, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए, तो ये जो आएगा वो क्या कहलाएगा, ये भी मीडियन कहलाएगा। ठीक है ना, तो एक मीडियन और डाल सकते हैं हम लोग सी पॉइंट से। सी पॉइंट से जब हम लोग मीडियन डालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये मान लो कि ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, मेडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये भी मेडियन है, एडी भी एक मेडियन है, बीई भी एक मेडियन है और सीएफ भी एक मेडियन है। तो ये तीनों मेडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। यही क्या है, सेंट्रॉइड, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। यही कौन है, सेंट्रॉइड। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यही सेंट्रॉइड का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। और किसका पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, इन तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। तो हमें निकालना है सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, मेडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। मेडियन क्या होता है, ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसको अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग मेडियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रॉइड की। तो सेंट्रॉइड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें दिया क्या क्या रहेगा। मान लो कि हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, ये हमारा ट्राइंगल है A, B और C। इन तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया है। इसका पोजीशन वेक्टर दिया है A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है C वेक्टर। जब भी मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। आप चाहो तो कहीं पे ऑरिजिन लिख लो, आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये OA है, ये OB है, ये OC है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन फिगर बहुत ही गंदा दिखेगा, इसलिए मैं ऑरिजिन नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसा आ गया। अब हमें दिखाना है क्या, सेंट्रॉइड निकालना है कि सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। तो उसके लिए हम लोग पहले सेंट्रॉइड बनाते हैं कि सेंट्रॉइड बनता कैसे है। सेंट्रॉइड ऐसा बनेगा कि ट्राइंगल है, किसी एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस पर एक मिडिल पॉइंट लेना पड़ेगा। ये ले लिया हमने मिडिल पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा मेडियन। तो ये हो गया पहला मेडियन, इसका नाम दे दिया हमने D। अच्छा, अब क्या करना होगा, अब यहाँ से B वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स पे मेडियन डालते हैं। तो ये हो जाएगा मेडियन यहाँ पे। तो ये मैंने डाल दिया, ये मेडियन, इसका नाम दे दिया मैंने E, ठीक है ना। अच्छा, एक और मेडियन डालना पड़ेगा हमें C से, है ना, E। तो यहाँ पे एक और मेडियन डाल देते हैं। तो ये रहा एक मेडियन, इसका नाम दे दिया हमने F। तो DEF यानी AD, BE और CF, ये तीनों के तीनों क्या है, मेडियन है। और ये जो पॉइंट है वो G कहलाएगा, मतलब सेंट्रॉइड कहलाएगा, ठीक है ना। यही कौन है, सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा AD और ये BE और ये CF। तो ये हो गया हमारा मेडियन, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड एक जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट यानी कि जो सेंट्रॉइड है वो किसी मेडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये आप क्लास 10th में पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो आप ये याद रखो कि सेंट्रॉइड जो है वो मेडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब प्रॉब्लम ये है, सर 2 पार्ट किधर होगा, 1 पार्ट किधर होगा। तो जो 2 पार्ट होगा वो वर्टेक्स के साइड होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा AD मेडियन है तो ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, यानी कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट। जैसे अगर BE मेडियन की बात करें तो ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, CF की बात करें, तो ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, ठीक है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, ताकि फिगर गंदा ना लगे। ऐसा आ गया। अच्छा, अब हमें निकालना है G का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हमने ये सोचा कि अच्छा अगर हमें ये निकालना है तो पहले D वेक्टर हमें निकालना चाहिए, D का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहिए। तो D क्या है, D एक मिड पॉइंट है। D क्या है, मिड पॉइंट है। कैसे पता, क्योंकि हमें ये पता है कि ट्राइंगल है, किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को मेडियन बोलते हैं। और ये है मेडियन, तो जरूर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। तो D क्या हो गया होगा, मिड पॉइंट। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, B और C का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ D का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A वेक्टर, तो पता है ही। तो अब देखो, अब ये जो G जो पॉइंट है, ये G पॉइंट क्या है, ये AD लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। अगर देखो A वेक्टर है और D वेक्टर है, इसको अगर मैं बाहर निकाल के आपको दिखाऊं, इस AD को अगर मैं बाहर निकाल के दिखाऊं तो देखो ऐसा दिखेगा। ये रहा A, इस लाइन सेगमेंट को बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो ये रहा A और ये रहा D, ठीक है।
तो ये जो ए वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब इसको एक पॉइंट जी डिवाइड करना है, तो जी हम मान लो कि यहाँ पे है, ये है रहा जी, इसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि इस जी के पोजीशन वेक्टर को हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लो कि इसको वेक्टर को हम लोग आर मान लिए, क्या वेक्टर मान लिए, आर वेक्टर मान लिए, ठीक है। तो इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे देखो आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसी को मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, किसी पर्टिकुलर रेशियो में, तो उस पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखे होंगे m इंटू बी वैक्टर और प्लस n इंटू ए वैक्टर आया था, और अपॉन में m प्लस n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू बी वैक्टर, तो 2 इंटू बी वैक्टर की जगह ये है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस n इंटू ए वैक्टर यानी कि 1 इंटू ए वैक्टर, तो 1 इंटू ए वैक्टर और डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो m प्लस n करेंगे जगह 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में क्या आ जाएगा b वैक्टर प्लस c वैक्टर प्लस a वैक्टर और डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं इसको सजा कर लिखूँ तो ये आ जाएगा a वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर और डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया आपका क्या, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो कि यही आपका कौन है, यही है जी आपका है। तो ये जो जी है इसका ये जो सेंट्रॉइड है इसका पोजीशन वेक्टर क्या मिला, इसका पोजीशन वेक्टर मिला, इन तीनों पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है, अगर हमें ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया है तो, ठीक है ना। तो ये था आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 25.2, इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हालांकि थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं कुछ थ्योरी भी बताता रहूँगा और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रॉइड। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, यानी 25.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ, पहला क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। वो 4 पॉइंट्स कौन है, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, ये 4 पॉइंट है ए बी सी डी। आर ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरे का बी वेक्टर, ठीक है, और तीसरे का 2a प्लस 3b वेक्टर, ठीक है ना। ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एंड ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस द वेक्टर्स AC वेक्टर कॉमा DB वेक्टर कॉमा BC वेक्टर एंड CA वेक्टर in terms of A वेक्टर एंड B वेक्टर, इसके टर्म में हमें दिखाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है।
तो पहले आप क्वेश्चन समझ लो। हमें ये बोला कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स, ये जो ए बी सी डी जो पॉइंट्स है इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। क्या क्या है? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है 2a + 3b, और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a - 2b। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस द वेक्टर, आप ए सी वेक्टर बताइए, डी बी वेक्टर बताइए, बी सी बताइए और सी बताइए, किसके टर्म्स में? तो ए और बी के टर्म्स में। तो क्या करेंगे हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में तोड़ देंगे। जैसे मान लो ए सी वेक्टर है, ठीक है ना, तो बताओ आप ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? ए सी को लिख सकते हो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, और ओ ए वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो आप बताओ कि ये जो ओ सी वेक्टर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो बताओ सी का पोजीशन वेक्टर कौन हुआ? तो सी का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। चलो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। गिवन क्या है? अगर हम लोग गिवन की बात करें, गिवन ये जो ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर ए है, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओ ए वेक्टर कितना हो गया? ए वेक्टर हो गया। अच्छा, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, तो बी के पोजीशन वेक्टर को हम लोग ओ बी वेक्टर बोलेंगे, जो क्या है? बी वेक्टर है। अच्छा, 2a + 3b ये क्या है? सी का पोजीशन वेक्टर, यानी कि ओ सी वेक्टर है। कितना है? 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। अच्छा, ये डी का पोजीशन वेक्टर ये है, तो डी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ डी वेक्टर हो गया। कितना है? a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, हमसे पूछा गया कि आप ए सी वेक्टर बताइए, तो आपको पता है सभी का जब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो ए सी को इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में तोड़ देते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ए सी है तो पहले ओ सी माइनस ओ ए लिख देंगे। तो बताओ ओ सी वेक्टर क्या है? तो ओ सी वेक्टर है आपका 2a + 3b, तो यह जाएगा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है, तो यहाँ जाएगा माइनस का ए वेक्टर। आप देखो 2a माइनस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस 3b वेक्टर। लाइक टर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो आप देखोगे कि ए सी वेक्टर को हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया। इसने बोला था एक्सप्रेस द वेक्टर ए सी डी बी बी सी एंड सी ए इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आगे आप लोग डी बी भी बना लोगे। अगला क्या है? डी बी वेक्टर। तो डी बी वेक्टर आप क्या लिखोगे? ओ बी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ओ बी वेक्टर क्या है? ओ बी वेक्टर देखो ये है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर क्या है? ओ डी वेक्टर ये है, तो आगे माइनस है तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि ये दो टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। आप लोग यही गलती करते हो, आगे माइनस है और जब अगला टर्म हमें लिखना हो और वो एक से ज़्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट में लिखना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और प्लस 2b वेक्टर। तो आप देखो 2b + b, तो ये हो जाएगा 3b वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा डी वेक्टर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ रहे होगे। तो बाकी का आप जो बच गया वो आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा कैलकुलेशन सही है? a + 3b सही है और 3b माइनस ए वेक्टर बिल्कुल सही है। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले क्वेश्चन में बात करूँगा। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैंने बोला था आपको कि पोजीशन वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के हेल्प से हम लोग सेंट्रॉइड भी प्रूफ किए थे, है ना। सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकाले थे, मिड पॉइंट निकाला था, सेक्शन फार्मूला प्रूफ किए थे, किसके यूज से? पोजीशन वेक्टर का यूज करके। तो पोजीशन वेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी तो लाइट चली गई है ना, तो आज के वीडियो को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।